होता है सेल के। ये स्मूथ मसल रिंग का काम होता है जब ब्लड जितना चाहिए उतना ही स्पेस देना, उतना ही स्पेस देना इस रिंग का काम है। अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रखती है, मतलब ये एज ए स्फिंक्टर काम करती है। तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रखती है। अब जितना ब्लड चाहिए उतना ये ओपन हुई, फिर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, फिर अपने आप को ओपन करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। होता क्या है कि साइटोकाइन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो यहाँ काम करते हैं, इस मसल पे, स्मूथ मसल पे, और इस मसल पर काम करके इसको डायलेट कर देते हैं, इसको डायलेट कर देते हैं। अब ये अगर रिंग डायलेट हो जाएगी तो ये जो रास्ता है, ये बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगर यहाँ टाइट बॉन्डिंग, टाइट रिंग पहले थी और यहाँ पर इस पर काम किया गया, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है यहाँ इस मसल पर काम हुआ और धीरे धीरे इस पर काम होकर ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ये डायलेट हो जाएंगे। और जब ये डायलेट हो जाएंगे उसकी वजह से यहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता मिल गया। इसी को हम लोग कहते हैं आर्टीरियलो डायलेशन। तो दूसरा एक्शन क्या हो जाता है, आर्टीरियलो डायलेशन। तो एक तो एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मा यहाँ है वो यहाँ से यहाँ ज्यादा लीक होने लग जाएगा। मतलब परमेबिलिटी, जो पारगम्यता थी प्लाज्मा के, पहले भी पारगम्यता थी लेकिन पहले उतना नहीं था। पहले भी प्लाज्मा आर पार जाता था क्योंकि तब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का डिफ्यूजन होता था, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता था पहले भी, लेकिन पहले उतना नहीं था, नॉर्मल था। अब क्या हो रहा है कि अब ज्यादा लीक हो रहा है। अब यहां से प्लाज्मा ज्यादा लीक हो रहा है क्योंकि एरिया बढ़ गया है, क्योंकि जंक्शन बढ़ गया है। यहां से एक तो जंक्शन बढ़ गया है, दूसरा यहां ब्लड फिलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये डायलेट हो गया है, जगह ज्यादा है, और ब्लड पूरा सिस्टम का तो प्रेशर होता है, तो ब्लड वहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो रहा होता है जहाँ ज़्यादा जगह हो। तो यहाँ ब्लड ज़्यादा सप्लाई है इस एरिया में, और ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से यहाँ सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होता रहता है प्लाज्मा का। और एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, परमिएबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो गैप जंक्शन ज़्यादा हो गया तो परमिएबिलिटी बढ़ गई। तो एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज परमेबिलिटी बढ़ गई। अब परमेबिलिटी से प्लाज्मा सिक्रेशन होने लगा। ये सिक्रेशन, ये जो प्लाज्मा सिक्रेशन है, ये जो प्लाज्मा सिक्रेशन है, इसमें पहले जब एंडोथेलियल सेल गैप जंक्शन, नॉर्मल गैप जंक्शन था, तो उसमें से प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन जब यहाँ रास्ता बड़ा हो गया, मतलब एक छोटा गेट है तो हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उधर से नहीं जा पा रहा है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं ब्लड में, वो नॉर्मल एंडोथेलियल गैप जंक्शन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर एंडोथेलियल गैप जंक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसको रास्ता दे दिया जाए, तो यहाँ से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर ये भी जाना शुरू हो जाएगा। और इस प्लाज्मा के साथ साथ में अब प्रोटीन बाहर जा रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है। और ये पूरी कहानी कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्लाज्मा बहुत ज़्यादा निकल रहा है यहाँ, और इस प्लाज्मा में क्या मिक्स है, प्रोटीन, मतलब गाढ़ा प्लाज्मा, ऑस्मोलिटिक प्लाज्मा। ये प्लाज्मा कैसा है, प्रोटीन की वजह से गाढ़ा है, और ऊपर से बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आए जा रहे हैं जो क्या करेंगे, वहाँ रप्चर क्रिएट करेंगे। ये पूरा कंडीशन यहाँ चल रहा होता है। एल्वियोला के अंदर
अब सेम चीज को यहाँ अप्लाई करो। जो ये कैपिलरी है वो ये है, जो कैपिलरीज है यहाँ की वो ये कैपिलरीज है। और अगर यहाँ की कैपिलरीज से बहुत ज्यादा प्लाज्मा सिक्रीशन शुरू हो जाए इन्फ्लामेशन की वजह से, प्लाज्मा सिक्रीशन शुरू हो जाए, इस प्लाज्मा में क्या मिक्स है? प्रोटीन चेन्स मिक्स है। इस प्लाज्मा में क्या मिक्स है? प्रोटीन भी आ गया जो पहले नहीं आ पा रहा था, क्योंकि गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा परमिएबिलिटी बढ़ गई है। इसमें प्रोटीन मिक्स है, प्रोटीन मिक्स है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। और इस प्रोटीन में और इसमें क्या क्या मिक्स है समझो। यहाँ फाइट चल रही है WBC और बैक्टीरिया के बीच में, तो बैक्टीरिया बहुत सारे मरेंगे, तो उनकी डेड बॉडीज, तो बैक्टीरियल डेड बॉडीज भी मिक्स है इसमें। और बहुत सारे WBC मरेंगे, तो WBC की भी डेड बॉडीज, यहाँ WBC के डेड बॉडीज मिक्स हैं। WBC के डेड बॉडीज मिक्स हैं इसी प्लाज्मा में। और लोकल न्यूमोसाइट सेल और लोकल न्यूमोसाइट के सेल, इवन अगर न्यूमोसाइट जा रहे हैं तो ये जो कैपिलरीज है ये कैपिलरीज भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो जब कैपिलरीज डैमेज होना शुरू हो जाती है तो इसी में बहुत सारे, और जिस प्रोसेस से न्यूमोसाइट और ये बाकी सेल डैमेज हुए हैं उसी प्रोसेस से यहाँ की कैपिलरी भी डैमेज हो जाती है। तो कैपिलरी डैमेज होने की वजह से यहाँ एंडोथेलियल सेल के भी बॉडीज मिले होते हैं। और कैपिलरी डैमेज होगा तो आप भी जानते हैं कि वहाँ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, बहुत माइन्यूट ब्लीडिंग। तो हो सकता है कि अगर ब्लीड शुरू हुआ तो आरबीसी भी यहाँ थोड़े बहुत इकट्ठा हो रहे हो, लेकिन आरबीसी लगभग 24 घंटे के बाद आना शुरू होते हैं। पहला जो 24 घंटा होता है उसमें आरबीसी नहीं रहते हैं। तो ये पहला जो 24 घंटा होता है हम लोग इस स्टेप की बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या मिल रहा हुआ है इस फ्लूइड में। अब ये जो फ्लूइड है ये गाढ़ा होगा या थिन होगा? ये थिक फ्लूइड है। और ये जो फ्लूइड है जो सिक्रेट हो रहा है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से, ये पूरा फ्लूइड पूरे एल्वियोलर कैविटी में भर जाएगा। ओह माय गॉड बेटा, इस पूरे को पस कहते हैं। जो एक्सुडेट है मैं वही बता रहा था, अगर सिर्फ प्लाज्मा सिक्रेट हो उसमें ये सारी चीजें ना मिली होती तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस्यूडेट। लिख लो, क्लियर प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं, जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्लियर प्लाज्मा आता है तब उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस्यूडेट। मतलब आप अगर किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो और वहाँ से इंजेक्शन से उस प्लाज्मा को बाहर खींच लिया जाए, या यहीं पर ये WBC और ये सब ना होते अगर इंजेक्शन से बाहर ले लिया जाए, सिर्फ क्लियर प्लाज्मा हो, बिल्कुल साफ प्लाज्मा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस्यूडेट। लेकिन अगर उसी प्लाज्मा में ये सारे डेड सेल्स मिले हुए हैं, तो ये जब प्लाज्मा में सारे डेड सेल मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पस। और इन्हीं जो ये मिक्स है सारे, इन्हीं को कहा जाता है पस सेल। और इसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेट मतलब गंदला, गंदा प्लाज्मा। और ट्रांस्यूडेट मतलब जो ट्रांसल्यूसेंट हो, इस पार से उस पार दिख जाए बिल्कुल साफ, उसको कहते हैं ट्रांस्यूडेट। तो ये क्या है? पस सेल। ये सारे पस सेल हैं और ये पूरा का पूरा प्लाज्मा यहाँ
भर जाता है। सेम सेम यहाँ पूरे में पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा और ये बिल्कुल थिक प्लाज्मा है, गाढ़ा प्लाज्मा है, टाइट प्लाज्मा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर पूरा एल्वियोला का स्पेस एक थिक फ्लूइड से भर दिया जाए तो क्या होगा? जो यहां से एयर एंट्री हो रही है वो हो पाएगी? बिल्कुल भी एयर एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल एयर एंट्री नहीं होगी। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 24 घंटे में और 36 घंटे में पूरी कहानी हो चुकी होती है। इतना हाईली रिएक्शन होता है और ये पूरा का पूरा एल्वियोला थिक हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर सिर्फ इस एक एल्वियोला का एक्सरे कराया जाए तो व्हाइट आएगा कि ब्लैक आएगा? रेडियो। और अगर ये प्लाज्मा ना होता, सिर्फ हवा यहाँ होती जैसे पहले था, तो कैसा आता? तब रेडियोल्यूसेंट आता, नॉर्मल आता। तो इससे इतना तो केस लग गया होगा कि निमोनिया का एक्सरे कैसा आएगा, जितने पार्ट में निमोनिया होगा कैसा आना चाहिए, रेडियोल्यूसेंट या रेडियो ओपन। जितने एल्वियोला, जितने पोर्शन, एक्चुअली वहां आप एक एल्वियोला तो देख नहीं सकते क्योंकि एल्वियोला बहुत माइक्रो है, हम लोग सीख रहे हैं। ये सेम कंडीशन पूरा का पूरा लोब इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है। जितना वेट होगा, जितना टाइम दे देंगे आप ऑर्गेनिज्म को और न्यूट्रोफिल को आपस में लड़ने का, उतना ज्यादा इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा एक्सुडेशन होगा। एक्सुडेशन मतलब सिक्रीशन ऑफ प्लाज्मा मिक्स्ड डेड सेल्स, उतना ज्यादा एक्सुडेशन होगा और एल्वियोला के अंदर हार्ड फ्लूइड फिलिंग होने लग जाएगी और इसकी वजह से एल्वियोला हार्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसोलिडेशन। ये पूरा प्रोसेस क्या है? कंसोलिडेट हो जाना, टाइट हो जाना, टफ हो जाना, कठिन हो जाना, उसको कहा जाता है कंसोलिडेशन। तो ये पूरा कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेट हो गया है। अब एक लंग है और ये अपर लोब है, ये मिडिल लोब है, और मैं कहूँ कि ये जो सेम प्रोसेस है ये मिडिल लोब के इतने एरिया के एल्वियोला में हो गया है, इतने पैच पे हो गया है। सेम प्रोसेस, बैक्टीरिया आया है और यहाँ आकर सेम पैथोलॉजी यहाँ क्रिएट हुआ है। इतने पोर्शन को अभी इसने किया है 6 घंटे या 8 घंटे में या 10 घंटे में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने एरिया में कितने एल्वियोला होंगे, मिलियंस एल्वियोला होंगे, जो सेम का सेम प्रोसेस सबके साथ चल रहा है और सबके सारे एल्वियोला क्या हो जाएंगे? कंसोलिडेट। अब अगर सारे एल्वियोला अंदर से फील्ड हो जाएं, अगर सारे एल्वियोला में अंदर से एयर फ्लूइड फिलिंग हो जाए, वो भी थिक फ्लूइड फिलिंग, तो इस एरिया में क्या एयर एंट्री हो पा रही है? इस एरिया में गैस डिफ्यूजन हो पाएगा? ये एरिया बिल्कुल डीएक्टिव एरिया है और निमोनिया इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि पूरा का पूरा एल्वियोला फील्ड है, यहाँ गैस डिफ्यूजन 0 है। और अगर इसको छोड़ दिया गया तो धीरे धीरे ये फील्ड बढ़ता चला जाएगा। अब अगर 2 दिन रोक दिया गया तो हो सकता है ये फील्ड इतना इन्वॉल्व हो जाए, तो अब इस पूरे फील्ड में गैस डिफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है धीरे धीरे इतना इन्वॉल्व हो जाए, जितना आप टाइम दोगे उतना इन्वॉल्व होता चला जाएगा और धीरे धीरे जितने एरिया में कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन शब्द तुम लोग पकड़ रहे हो ना, कंसोलिडेशन ये कंसोलिडेशन है। अब अगर आपसे मैं कभी पूछूं कि कंसोलिडेशन का एक्सरे कैसा आता है, ब्लैक या व्हाइट, तो आप क्या कहोगे?
वाइड। तो कंसोलिडेशन अगर इतने एरिया में हो गया तो लंग तो पूरा चला जाएगा, गैस डिफ्यूजन होगा ही नहीं, तो उसको सांस ही नहीं जाएगी, तो पेशेंट डेड हो जाएगा। तो जरूरत क्या है, अर्ली, इसीलिए निमोनिया को इमरजेंसी माना जाता है, और खासकर बच्चों में होता है तो उनका लंग वैल्यूम छोटा होता है तो उनके लिए और इमरजेंसी है। तो इतना एरिया कंसोलिडेट हो गया है, ये एरिया कंसोलिडेट। इसमें ऑक्सीजन थेरेपी आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो आप देंगे ही देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑक्सीजन देने से उसके सिस्टम को थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो मिल जाए, जो जीरो है उससे अच्छा है तो ऑक्सीजन लगाइए, और आप साथ में ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, म्यूकोलिटिक्स देते हैं, इसको पिघलाने की दवाइयां देते हैं कि ये जो थिक है इसको पिघलाया जाए, इसको ढीला कर दिया जाए, इसको थिन कर दिया जाए और थिन करके निकाल दिया जाए, और आप ब्रोंकस को डायलेट करने वाली दवाइयां देते हैं कि हो सकता है जितना O2 यहाँ से नहीं आ रहा, अगर इसको डायलेट किया जाए, ज़्यादा O2 भेजा जाए तो हो सकता है कंसंट्रेशन थोड़ा तो नॉर्मल जाए, जीरो होने से अच्छा करिए। और 1-2 दिन एंटीबायोटिक्स चलती हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स चलती हैं, तो बैक्टीरिया सप्रेस होता है और इन्फ्लामेशन सप्रेस होता है, तो पूरा रिवर्स कंडीशन जाना शुरू हो जाता है। आपका आर्टीरियल डायलेशन कम हो जाएगा, आपका एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो फिर से नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, और फिर से इन्फ्लामेशन कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर से ये फ्लूइड यहाँ से हट जाएगा और फिर से एल्वियोला साफ हो जाएगी, और फिर से पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन इस पूरे कंडीशन के लिए अवेयर होना जरूरी है। क्लियर? तो कुछ निमोनिया समझ में आया आपके, निमोनिया क्या है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे कल सिम्टम्स के बारे में, और भी जो कुछ भी थोड़े बहुत छोटी मोटी बातें बची हैं हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।